आज का दंगल ईरान की जंग की बिगड़ती सूरत के बीच राहत तलाश रही दुनिया को लेकर है। जंग की सूरत ऐसे बिगड़ रही है कि अमेरिका ने अब सैन्य ठिकानों से अलग अस्पतालों और पुलों पर हमले शुरू कर दिए। ईरान भी पलटवार की पूरी तैयारी में है। इस बीच पूरी दुनिया को इस जंग का जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है उससे छुटकारे की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी के मौजूदा अध्यक्ष बहरीन ने होर्मुज खोलने के लिए जो प्रस्ताव पेश किया है उस पर कल वोटिंग होनी है। प्रस्ताव पास होता है तो होर्मुज से सभी जहाजों की सुरक्षा निगरानी के बीच आवाजाही हो सकेगी। हालांकि ईरान ने कहा है कि यूएन में भी अगर कोई भड़काऊ पहल होती है तो बात और बिगड़ सकती है। प्रस्ताव की राह में रूस, चीन जैसे देश हैं जिनके विटो से प्रस्ताव गिर सकता है। होर्मुज के खुलने की दूसरी उम्मीद ब्रिटेन की तरफ से हो रही है। ब्रिटेन की पहल है कि जिसमें कल एक वर्चुअल बैठक हुई और करीब 60 देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल है, होर्मुज खोलने पर सहमति जताई। बैठक में कई विकल्पों पर बात हुई है, जिसमें सैन्य विकल्प से लेकर कूटनीतिक और प्रतिबंधों तक का जिक्र किया गया है, लेकिन अभी उस पर बात आगे नहीं बढ़ी है। तीसरा विकल्प यह भी है कि ईरान को होर्मुज में एक मानवीय कॉरिडोर खोलने पर राजी कर लिया जाए ताकि तेल गैस के जहाज न रोके जाए। दरअसल ईरान ने होर्मुज बंद तो कर ही रखा है, लेकिन अब सोच रहा है कि टोल भी वसूला जाए। कई लोग कह रहे हैं कि टोल वसूला भी जा रहा है। एक बैरल तेल पर $1 का टोल वसूला जा रहा है ईरान की तरफ से। भारत तो अब तक इससे बचा हुआ है, लेकिन यूरोप के देशों को पैसे देने पड़ रहे हैं और इसलिए भी दुनिया के ज्यादातर देश जल्द से जल्द होर्मुज खोलने के उपाय लागू करने की कोशिश में है, क्योंकि होर्मुज से जो आवाजाही हो भी रही है उसमें ईरानी जहाज ही ज्यादा है। आंकड़े बताते हैं कि 31 मार्च तक अगर होर्मुज से 221 जहाज गुजरे हैं तो उसमें 73% जहाज ईरान से जुड़े थे। इसीलिए भारत की भी यही चिंता है और कोशिश है कि होर्मुज से आवाजाही जितनी जल्द हो सके खुल जाए, क्योंकि तेल का इंतजाम तो भारत ने कर लिया है, लेकिन कतर वाली गैस का विकल्प नहीं मिल पाया है। एलपीजी, एलएनजी की किल्लत दिनों दिन बढ़ती जा रही है और ऐसे में आज के दंगल में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या होर्मुज खुलेगा और अगर नहीं खुलेगा तो क्या होगा, भारत क्या क्या कर रहा है। और ऐसे ही सवाल जवाब में आज हम दंगल में उसके सवाल और जवाब दोनों तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। होर्मुज बंद हुए 35 दिन हो गए। ना तो ट्रंप जंग खत्म करते हैं, ना ईरान होर्मुज खोलता है। कल के बाद ट्रंप ने ईरान के पुलिये अस्पताल पर बमबारी शुरू कर दी है। ईरान पलटवार को तैयार है। मतलब ईरान की तरफ से होर्मुज फिलहाल तो खुलता दिख नहीं रहा। तो क्या होर्मुज यूं ही बंद रहेगा? दुनिया जोर लगा रही है। तो फिर उपाय क्या है? वैश्विक तौर पर 3 उपाय आजमाए जा रहे हैं। होर्मुज खुलवाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव आया है। ब्रिटेन ने 60 देशों के साथ बैठक कर होर्मुज संकट से निपटने की पहल की है। ईरान से मानवीय राहत के नाम पर कॉरिडोर देने की बात चल रही है। 5 स्थायी सदस्यों समेत कुल 15 सदस्यों वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में खाड़ी के देशों के समर्थन से बहरीन ने एक प्रस्ताव आगे किया है। चूंकि बहरीन फिलहाल काउंसिल का अध्यक्ष है, इसी ने यूएई, सऊदी, कुवैत, कतर, ओमान और जॉर्डन के साथ मिलकर प्रस्ताव तैयार किया। ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों ने उसका समर्थन किया। प्रस्ताव को दूसरी बार सुधार कर लिखा गया है कि होर्मुज के रास्ते से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए हर तरह के रक्षात्मक उपाय किए जाएंगे, जो करीब 6 महीने तक लागू रहेंगे। इस प्रस्ताव पर 4 अप्रैल को वोटिंग होनी है, जिसमें 5 स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका के अलावा 10 अस्थायी सदस्य बहरीन, अल्जीरिया, गयाना, सियरा लियोन, स्लोवेनिया, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया हैं। प्रस्ताव का रूस और चीन ने विरोध नहीं किया, तो इसके पारित होने की उम्मीद है और तब होर्मुज से तेल और गैस के टैंकर्स पेट्रोलिंग के साथ निकाले जा सकेंगे। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है, ब्रिटिश विदेश सचिव येविट कूपर की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल बैठक में दर्जनों देश शामिल हुए। ब्रिटेन ने कहा कि होर्मुज खोलना है, टोल खत्म करना है।
प्रतिबंधों समेत तमाम कूटनीतिक आर्थिक उपाय आजमाएंगे। इटली, नीदरलैंड, यूएई ने साझा बयान में कहा कि मानवीय कॉरिडोर बनाने पर जोर दिया जाए। ईयू ने कहा कि ईरान जहाजों पर हमले कर रहा है, टोल वसूल रहा है, यह बंद होना चाहिए। जंग की शुरुआत से ही भारत ने शांति समझौते का पक्ष लिया, लेकिन ट्रंप के सिर जंग का भूत सवार है। फिर भी जंग थम जाए, भारत की यही कोशिश है, लेकिन जंग नहीं थमती तो हॉर्मुज जरूर खुलना चाहिए। इसके लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर एक तरफ, फ्रांस और यूएई के साथ मिलकर यूएनएससी वाले प्रस्ताव को थोड़ा नरम कराते हैं ताकि रूस और चीन वीटो न करें। प्रस्ताव में सैन्य कार्रवाई की जगह स्कॉट मिशन जैसे शब्द इस्तेमाल करने को मना है। दूसरी तरफ एक विशेष दूत तेहरान भेजा ताकि चाबहार के हवाले से भारत के तेल गैस टैंकर को बेरोकटोक बगैर टोल लाया जा सके। तीसरा, यूएनएससी के वोटर गयाना, पनामा, सोमालिया जैसे ग्लोबल साउथ के देशों को हॉर्मुज बंद होने का नुकसान बताते हुए प्रस्ताव के पक्ष में वोट करने को तैयार कर रहे हैं। और खबर है कि न्यूयॉर्क में भारतीय राजदूत ने P5 देशों के प्रतिनिधियों के साथ एक अनौपचारिक बैठक भी की है। हॉर्मुज के हालात वैसे ही बने हैं। करीब 300 जहाज खाड़ी में फंसे हैं। चुनिंदा जहाजों को ईरान निकलने दे रहा है, खासकर ईरानी संसद में टोल वाला विधेयक पारित होने के बाद। ईरान ने जहाजों से टोल वसूलना शुरू कर दिया है। ईरान ऐसे जहाजों से $1 प्रति बैरल लेवी वसूल रहा है। इसके लिए पहले IRGC को जहाज का ब्यौरा भेजना होता है। मंजूरी और टोल अदायगी के बाद कोड मिलता है, तब जहाज निकलते हैं। ईरान ये टोल चीनी करेंसी युआन, क्रिप्टो या ईरानी रियाल में ले रहा है। रोज अगर 10 बड़े जहाज भी गुजर रहे होंगे तो ईरान अब तक 60 से 80 करोड़ डॉलर वसूल चुका होगा। उसे उम्मीद है कि ऐसे साल में 60 से 80 अरब डॉलर कमा लेगा। हालांकि भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान, मलेशिया जैसे देशों के जहाजों से ईरान ने टोल नहीं लिया और खबर है कि अब तक हॉर्मुज से होकर 8 जहाज भारत पहुंच चुके हैं। लेकिन भारत में कतर से आने वाली गैस का कोई विकल्प नहीं और उसका असर गैस संकट के रूप में दिख रहा है। आज तक ब्यूरो। इस वक्त एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है क्योंकि ईरान जंग के कारण देश में आए ऊर्जा संकट को लेकर कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा ने भारत सरकार के प्रयासों की जमकर तारीफ की है। आनंद शर्मा ने कहा है कि भारत के राजनयिक, राजदूत, अफसर सारे मेहनत कर रहे हैं, हमें उनकी कोशिशों में साथ देना चाहिए। शर्मा ने यह भी कहा है कि भारत के निरपेक्ष रुख की तारीफ की जा रही है और कहा यह भी जा रहा है कि अभी तक भारत के हित और लोग सुरक्षित सिर्फ इसी वजह से हैं। भारत के जहाज सबसे ज्यादा वहां से आए हुए हैं, यह भी उन्होंने बात इसमें रखी हुई है। यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से सबसे ज्यादा भारत के जहाजें निकल पाए हैं। एक बार सुनते हैं कि आनंद शर्मा, कांग्रेस के नेता, उन्होंने क्या कहा। India's diplomats, our ambassadors, our missions, they are working hard. I feel that we have to encourage them and support their efforts. They have handled it skillfully. We cannot wrap this narrative in any partisan politics. That would be a चर्चा हम शुरू करते हैं कि क्या स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलने में भारत का ट्रम्प कार्ड किस तरीके से हो सकता है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रदीप भंडारी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल लोंडे पाटिल, कांग्रेस के प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अशोक सज्जनहार, पूर्व डिप्लोमैट, और सैयद आसिफ रिजवी, ये इस्लामिक स्कॉलर है और मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट भी है, और उसके साथ साथ आशुतोष भी इस चर्चा में शामिल होंगे। 3 सवाल मैं इस पैनल के सामने रखूंगा और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। आनंद शर्मा ने क्या कहा वो भी हमने थोड़ी देर पहले सुनाया था। पहला सवाल, क्या हॉर्मुज खोलने के लिए चल रही वैश्विक कोशिश में भारत की कूटनीति कारगर साबित होगी? क्योंकि अब पूरी दुनिया इसके पीछे लगी हुई है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल देना चाहिए। दूसरा सवाल, क्या ईरान जंग में भारत की विदेश नीति पर विपक्ष के सवाल सिर्फ सियासी है? तीसरा सवाल, क्या देश में एलपीजी और एलएनजी के बढ़ते संकट के उपाय सरकार तलाश पाएगी? शुरुआत आप ही से करेंगे, अतुल लोंडे पाटिल। आनंद शर्मा आखिरकार ये कह रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है, उनको लगता है कि जो राजनयिक प्रयास चल रहे हैं, कूटनीतिक प्रयास चल रहे हैं, उसी के कारण भारत के जहाज वहां पर फिलहाल सुरक्षित है, उन पर हमला नहीं हो रहा है, और जो पूरी क्राइसिस हैंडल करने की कोशिश हो रही है वो भी ठीक तरीके से चल रही है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। देखिए, आपने जितना सुना है उतना मैंने सुना है, लेकिन अगर सही मायने में प्रयास अच्छे हो रहे हो, ईरान के साथ संबंध सुधारने की बात हो रही हो, उसे पटरी पर लाने की बात हो रही हो, रशिया के साथ संबंध सुधारने की, उसे पटरी पर लाने की कोशिश हो रही हो, और ग्लोबल साउथ में हमारी जो पोजीशन है, जो हमने खो दी थी, इजराइल के साथ सीधा सीधा समझौता कर ये कहकर कि हम इजराइल के साथ पूरे ताकत से खड़े हैं, तो हम एक पार्टी हो गए थे अमेरिका और इजराइल के साथ, और हम आइसोलेट हो गए थे हमारे खुद के रीजन में।
तो जो विपक्ष ने जो बात रखी थी, कांग्रेस ने जो बात रखी थी, राहुल गांधी जी ने जो बात रखी थी, वो देश हित की बात थी। उसको सियासत कहना गलत होगा, क्योंकि संसद में चर्चा नहीं हो सकती है, संसद में चर्चा नहीं करता है सत्ता पक्ष, तो देश का हित विपक्ष छोड़ देगा, ऐसा नहीं होगा। अभी जो प्रयास चल रहे हैं, 50 देश इकट्ठे आ रहे हैं कि होर्मुज खुला खुला होना चाहिए, उस मानवता से उसकी तरफ देखना चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारे दो फर्टिलाइजर्स के शिप जो है वहां पे अड़े हुए हैं, हमारे काफी ऑयल्स के शिप जो है अभी भी अड़े हुए हैं। बाब-अल मंदेब अगर बंद हो जाता है तो फिर तो 32% जो है व्यापार जो है वो भी अड़ा रह सकता है। तो भारत ने ये मानवतावादी कोशिश और भारत का जो मॉरल स्टैंड है उसी को तो आग्रह विपक्ष धर रहा था, पकड़ रहा था। आज तक तो यही बात चल रही थी कि आप हम अमेरिका और इसराइल के गोदी में जाकर क्यों बैठे हैं? हमारी खुद की एक इंडिपेंडेंट विपक्ष की नीति है, विदेश नीति है। तो उस विदेश नीति को छोड़ हम उनके गोदी में एप्स्टीन फाइल और अदानी के ऊपर जो आरोप है अमेरिका में जो केस चल रही है उसके दबाव में आकर अगर देश के प्रधानमंत्री देश के हित को, राष्ट्रीय हित को अगर आपने कॉम्प्रोमाइज पूरी खबर अगर देखी होती अतुल लोंढे पाटिल, तो आज की स्थिति में पूरी दुनिया इससे तकलीफ में है कि जिस तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया गया है। जो 60 देशों की मीटिंग हुई है, ऑनलाइन मीटिंग हुई है, उसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि जिस तरीके से ईरान, जिसमें भारत भी शामिल था, जिसमें यूरोप के तमाम देश शामिल है, आशिया के तमाम देश शामिल है, खास करके इन देशों को स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से तेल और सबसे ज्यादा गैस की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। और उनका जो जॉइंट स्टेटमेंट है इस मीटिंग के बाद, सुन लीजिए जरा, उस स्टेटमेंट पे वो साफ शब्द में कह रहे हैं, और ये सभी देश, सिर्फ भारत उसमें शामिल नहीं है, सभी देश साफ शब्दों में कह रहे हैं कि दुनिया के ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी में सबसे बड़ा रोड़ा ईरान डाल रहा है जिस तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया गया है। दूसरी बड़ी बात, दुनिया के अर्थव्यवस्था को बंधक बनाने की कोशिश ईरान की तरफ से हो रही है, तो यह बात भी वहां पर कही गई है, और इसीलिए भारत सरकार की कोशिश भी उसी में शामिल होने की यहां पर नजर आ रही है। अतुल लोंढे पाटिल, और उसके बाद प्रदीप भंडारी इसका जवाब देंगे। अभी की जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों को लेकर आनंद शर्मा जी ने जरूर स्टेटमेंट दिया होगा, लेकिन अगर हमारी जो नैतिक भूमिका रही है और हमारी जो विदेश नीति रही है उसी को अगर हम स्टिक अप रहते तो आज ईरान और रशिया दोनों का हमें सहयोग मिलता और दोनों की तरफ से हमें तेल भी मिलता, हमारे फर्टिलाइजर की भी, खाद की भी कमी नहीं होती हमें, और शायद रुपया जो आज 95 रुपए के आसपास खेल रहा है, जो 100 रुपए के आसपास जाने की संभावना अगर ये युद्ध बढ़ता है तो ये परिस्थिति भारत पर नहीं आती है। चलिए प्रदीप भंडारी, देश के हित की बात कुल मिलाकर आज की स्थिति में भारत के पास गलत बात है। ये जो लिमिटेड ऑप्शंस है वो यही बचे हैं कि कूटनीतिक तरीके से कहीं ना कहीं ईरान को मनाने की कोशिश की जाए, और जो 60 देशों की पहल है उसमें भारत भी शामिल वहां पर हो रहा है। किस तरफ ये कोशिश होगी? साहिल जी, भारत के हित की तरफ था, भारत के हित की तरफ है और भारत के हित की तरफ रहेगा। हम हमारे नेशनल इंटरेस्ट को आगे ले जाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और हमारे लिए सिर्फ हमारा ही नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम है। कल रात को 12:20 पे ईरान की इंडिया एम्बेसी ने ट्वीट करा कि आज इंडियन फ्रेंड्स आर इन सेफ हैंड्स, नथिंग टू वरी। हिंदुस्तान उन 5 कंट्रीज में से है जिसके जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से स्मूथली जा रहे हैं। आनंद शर्मा जो कांग्रेस पार्टी के समय मिनिस्टर रह चुके हैं, वो लिखते हैं, इंडियन डिप्लोमेटिक हैंडलिंग ऑफ द क्राइसिस हैज बीन मैच्योर एंड स्किलफुल एंड इट नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड। ये राहुल गांधी की राजनीति के ऊपर करारा तमाचा है। कल कमलनाथ जो कांग्रेस पार्टी के समय मुख्यमंत्री रहे और सीनियर मिनिस्टर रहे, उनसे पूछा गया कि देश के अंदर क्या एलपीजी की शॉर्टेज है? कमलनाथ ने कहा कोई एलपीजी की शॉर्टेज नहीं है, कई जगह अव्यवस्था है, उसको ठीक किया जा रहा है और इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। अब मैंने आपको जैसे कहा कि फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री का स्टेटमेंट है कि दी ओनली पाथ फॉरवर्ड इज ऑफ डी एस्केलेशन एंड डायलॉग, और ये हम हर पास साइड को कह रहे हैं, भले वो अमेरिका हो, भले वो इजराइल हो, भले वो ईरान हो, हम डिप्लोमेसी चाहते हैं और डी एस्केलेशन चाहते हैं। अब एक चीज को आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा साहिल भाई, कि आज जब पूरे विश्व में 30% से ज्यादा गैसोलीन प्राइसेस यूरोप के अंदर बढ़े हैं, 20% से ज्यादा जर्मनी में बढ़े हैं, भारत के अंदर वो फिस्कल और डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी और डेप्थ है कि वो इन सभी शॉक्स को एब्जॉर्ब करते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम को नियंत्रित रखा हुआ है, और साथ में हमने हमारी पूरी चीज को डाइवर्सिफाई किया है। फॉर एग्जाम्पल अर्जेंटीना हमारा ट्रेडिशनल पार्टनर नहीं हुआ करता था जहां से हम एलपीजी लेते थे, पर हम अब अर्जेंटीना से भी एलपीजी ले रहे हैं। 50,000 मीट्रिक टन से ज्यादा एलपीजी अर्जेंटीना से भी आए। रशिया, जहां से हम हमेशा कांग्रेस पार्टी के समय में इट वाज नॉट वन ऑफ द टॉप मोस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर, आज की तारीख में टॉप मोस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर है। ईरान, जो कांग्रेस पार्टी के समय के अंदर जहां से कांग्रेस ने यूएस के दबाव में सैंक्शन लगा दिया, ईरान ऑयल को लेने से मना कर दिया था, आज हम ईरान के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं। तो आज हमारा राष्ट्रीय हित जो है वो
सर्वोपरि है। और इनफैक्ट मैं आपको एक और बड़ी बात बताना चाहूंगा, देखिए आज ये दुनिया आपको में भी जैसे रिश्ते appreciate बदलते हैं करना वैसे चाहिए। हमारा भी तेल लेने के रिश्ते बदलना शुरू हो जाता है। रशिया से हमने ऑयल लेना कम कर दिया बिल्कुल। था, साहिल ईरान जवाब से दो। लगभग बंद कर दिया साहिल था, लेकिन आज की साहिल स्थिति भाई, में हमें यही तो- लेना पड़ेगा। प्रदीप भंडारी, साहिल ये भाई, बात भी तो हम देख साहिल रहे हैं ना भाई, आज यहाँ पर। साहिल भाई यही तो डिप्लोमेसी है। हमारे राष्ट्रीय हित को जब हमको साधने ठीक। होंगे, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो भाई, 10 परमानेंट सेकंड। एनिमीज, द ओनली थिंग व्हिच मुझे इज सैयद परमानेंट आसिफ इज रिजवी के इंटरेस्ट। पास जाना है, 10 सेकंड, 10 सेकंड, क्योंकि साहिल, सिर्फ 10 स्टेट सेकंड। ऑफ हॉर्मुज साहिल, सिर्फ 10 जिस सेकंड। तरीके से बंद है, इसी बात को लेकर दरअसल पूरे दुनिया में इस वक्त राजनीतिक और कूटनीतिक कोशिशें चल रही है। लेकिन उससे पहले आप जवाब दे दीजिएगा अतुल लोंढे पाटिल। नहीं तो फिर ऐसा है कि आज तक जो है वो भ्रम फैला रहा है, बड़ी बड़ी लाइनें दिखा रहा है, लोग मच्छरदानियां लेकर इंतजार कर रहे हैं। कल मैं संभाजी नगर में था, जो पहले औरंगाबाद कहा जाता था, वहां पर मैंने 3 किलोमीटर की लाइन जो है एलपीजी के लिए, जो एलपीजी पे ऑटो चलते हैं उनकी लाइन मैंने देखी है। तो ये शायद आज तक जो है ये भ्रम फैला रहा है, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। अब रही बात ये कह रहे हैं कि स्मूथली नहीं, मैं देता उसका सुनिए। क्लैरिफिकेशन दे देता हूं। अतुल लोंढे पाटिल, देखिए आप जो बोल रहे हैं उसका क्लैरिफिकेशन जरूरी है ना। हम जो लाइनें दिखा रहे हैं वो इस वजह से दिखा रहे हैं क्योंकि लोगों को बुकिंग के समय पे जो समय लग रहा है उसके वजह से लोग वहां पर लाइन में जाकर खड़े हैं, जो अव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, जो लोगों में डर फैला हुआ है कि कहीं एलपीजी का सप्लाई खत्म ना हो जाए, जिसके वजह से वहां पर भीड़ लग रही है और ये इसके वजह से लंबी लाइनें और कतारें यहां पर नजर आ रही है। और वो सिर्फ आपने जहां पर कहा सिर्फ वहां नहीं, पूरे देश भर में लग रही है। हाँ। सुनिए, पूरे देश भर 10 में लाइन सेकंड लग में रही है। जवाब देना चाहूंगा। लोगों के पास कुछ काम धंधा नहीं, इसीलिए लोग लाइन पे लग रहे हैं। अव्यवस्था की वजह से ये कहना थोड़ा सा गलत होगा। ये बिल्कुल गलत है, इस तरह से कुछ नहीं हो सकता। मैं इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज की खबर से बता रहा हूँ, दो हमारे खाद के शिप जो है आज भी अड़े हुए हैं। आज भी हम 60% से ज्यादा नेचुरल गैस हमारे खाद के कारखानों को दे नहीं पा रहे हैं। आज भी हमारे पास केवल और केवल 15% ही स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। तो प्रधानमंत्री जब बताते कि हमारे पास 53 लाख फेक न्यूज है तो ये। इसका मतलब होता है कि 9.5 दिन का ही हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। और झूठ आकर कहते हैं, देश के तेल मंत्री जो है वो पेट्रोलियम मंत्री वो कहते हैं 74 दिन का हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। इस देश में संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री कहते हैं कि कोरोना से भी बदतर स्थितियां आने वाली है, तो लोगों ने समझ लिया लॉकडाउन आने वाला है। फेक न्यूज फैला रहे हैं। गलत बयानी जो है, प्रदीप भंडारी। जो है ये देश के मंत्री करते हैं, साहिल देश जी, के संसद से प्रधानमंत्री साहिल जी, करते हैं। प्रदीप भंडारी, मेरा साहिल जी, आपने जहां लगाई, साहिल जी, आपने जहां लाइन लगाई जी। वहां से बातें हो रही है। मैं जवाब देता हूं। महिलाएं रो रही मैं- हैं, यहाँ से पलायन हो रहा है। मैं गैस नहीं मिल रही, इसलिए मैं- पलायन हो रहा है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। अतुल लोंढे पाटिल, देखिए, अतुल लोंढे पाटिल, अतुल लोंढे पाटिल, अतुल लोंढे पाटिल, अतुल लोंढे पाटिल। मैं बहुत जिम्मेदारी से नहीं, कहना लाइनें तो चाहता हूं, सभी लोग साहिल देख जी। रहे हैं, तस्वीरें भी हम चला रहे साहिल हैं। जी। क्राइसिस पूरी दुनिया में चल रहा है, इस बात का भी ख्याल रखना कहीं ना साहिल कहीं जी। जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो साहिल यूके के जी। प्रधानमंत्री आगे आकर ये नहीं कहते कि चलिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलना हमारे मैं लिए जवाब प्रायोरिटी देता है। और ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में गैस मिल रहा है और सिर्फ भारत के भीतर गैस नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति नहीं है ना अतुल लोंढे पाटिल। साहिल जी, श्रीलंका को तेल भारत की तरफ से भेजा जा रहा है। श्रीलंका में तेल की कमी थी तो भारत ने मैं वहां पर जवाब भेज देना दिया। चाहता हूं। आप दोनों भी मत बोलिए। मैं जवाब दे दूं। आप वजह से नहीं, एक सेकंड प्रदीप भंडारी, एक मिनट, एक मिनट, दो। और हमने हमारा जो मॉरल स्टैंड है और हमारी अतुल लोंढे पाटिल, मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा। अगर पूरे सिर्फ भारत पे इसकी, अरे आप दूसरी बात सुनिए ना जरा प्लीज। जो मैं कह रहा हूं दूसरी की बात भी सुना करिए ना। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आज की स्थिति में क्यों, अरे ऐसा क्यों है कि यूके के प्रधानमंत्री आकर कह रहे हैं कि हमको स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलिए सबसे पहले। क्यों ऐसा है कि बहरीन ने यूएनएससी में प्रस्ताव लाया हुआ है और कहा हुआ है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाइए वरना हमको जोर जबरदस्ती खुलवाना पड़ेगा, प्रस्ताव पारित कराइए। क्यों लाया गया है? क्यों कहा गया है कि ईरान के पास जाकर चीन और पाकिस्तान अलग से एक सुझाव देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज किसी ना किसी तरीके से खोला जाए। कमी सिर्फ भारत में नहीं है। आपने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट नहीं सुना, उनका भी स्टेटमेंट यही था कि इकोनॉमी के सामने बहुत डिफिकल्टी आने वाली है, संभल के हमको काम करना पड़ेगा। आप तो ऐसे बोल रहे हैं कि सिर्फ भारत में यह स्थिति है, ग्लोबल क्राइसिस में सभी देश उसका सामना कर रहे हैं। नहीं साहिल, आप गलत जा रहे हैं। मैंने ये कहा कि हमारे बाकी जगह पे ग्रीनरी है, बाकी जगह पे हरियाली है। ईरान हमें ट्रांसपोर्टेशन फ्री देता था, इंश्योरेंस फ्री देता था, 3 दिन में ईरान से सब कुछ आता था हमारे पास। 12% चलिए प्रदीप भंडारी जवाब दीजिए, उसके बाद चर्चा आगे भी बढ़ाएंगे। ये तेल और गैस की चर्चा तो चलती रहेगी, लेकिन एक बात प्रदीप भंडारी बार बार पूछी जा रही है कि जो शौक है वो चुनाव तक का शौक तो नहीं है ना, सिर्फ चुनाव के बाद भी शौक रहने वाला है। ऐसा नहीं कि चुनाव तक शौक, चुनाव के बाद शौक खुल गया। हाँ
साहिल जी, कांग्रेस पार्टी इतनी देश विरोधी पार्टी है और मैं चाहता हूं कि मुझे आज तक फैक्ट चेक कर दे। ये देखिए बीच में बोलना शुरू करे, ये बीच में बोलना चालू करे। मैं बताना चाहता हूँ क्यों, मैं बताना चाहता हूँ क्यों। देखिए साहिल जी, मैं इनसे ज्यादा चिल्ला सकता हूँ, आपकी डिबेट जो है खराब हो जाएगी। अरे मैं बताता हूँ क्यों तुम देश विरोधी हो। इन्होंने आपके शो पे झूठ। साहिल जी, मुझे 20 सेकंड का मौका दीजिए, ये तरीका सही नहीं है। अतुल लोंढे प्लीज उनको खत्म करने दीजिए, मुझे चर्चा आगे भी लेके जानी है प्लीज, वरना सभी को खत्म बोलना रुकवाना पड़ेगा। प्लीज बोलिए, चलिए खत्म करिए आपकी बात। प्रदीप भंडारी, गलत था वो मैं सुनूंगा नहीं। इन्होंने आपके शो पे, इन्होंने आपके शो पे, अरे ये कैसे कोई तरीका है क्या डिबेट करने का, कोई तमीज है क्या इनको। इन्होंने आपके शो पे कोई विशेषण का इस्तेमाल किए बिना आप सब, आपको जो कह रहा है वो आपकी बात कही है प्रदीप भंडारी। कौन क्या है वो, इस देश में रहने वाले सभी लोग क्या है उसका सर्टिफिकेट किसी को देख रहे हैं। चलिए बिल्कुल, तभी वो विपक्ष में बैठे हैं। इन्होंने आपके शो पे बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि कोरोना से बदतर स्थिति होने वाली। कहां बोला प्रधानमंत्री ने? झूठ बोल रहे हैं। आज तक मुझे फैक्ट चेक करे या बताए कांग्रेस झूठ बोल रही है। साहिल जी अपनी रिसर्च टीम में बोलिए, हमेशा शो पे आके झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं नहीं बोला कि कोरोना से बदतर स्थिति होगी। प्ले करिए वापस से क्लिप को। झूठ आदमी बोलते रहते, झूठे लोग हर चीज में क्राइसिस देखना है। दूसरी बात, 9 दिन के रिजर्व नहीं है, 74 दिन के रिजर्व है। झूठे आदमी। साहिल जी, मैं आपके शो पे माफी मांगूंगा अगर इन्होंने सही बोला हो तो। ये झूठे। प्ले करिए वापस से क्लिप को। या आज तक प्रधानमंत्री का जो बयान है वो निकाल कर हम चला देंगे। प्रधानमंत्री ने जो कहा है, नहीं ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो पूरे देश ने सुना है। जो प्रधानमंत्री ने कहा है वो चला, हम निकाल कर चला देंगे। प्रधानमंत्री ने सिर्फ इतना कहा है, लोकसभा के भीतर और राज्यसभा के भीतर प्रधानमंत्री का जो बयान दिया गया उसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि जिस तरीके से कोविड में हमें संकट का सामना करना, उस तरीके की स्थिति के लिए हमें तैयार होना चाहिए। यह प्रधानमंत्री का कहना था उसमें। इसका मतलब कई जगह पर यह भी निकाला गया कि कई लॉकडाउन की स्थिति तो नहीं होगी, उसका भी क्लैरिफिकेशन दिया गया कि कोई लॉकडाउन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हाँ, तो प्रधानमंत्री का बयान हम निकाल कर चला देंगे, लेकिन ठीक चलिए, पूरी दुनिया लेकिन चर्चा आगे लेके जाना बहुत जरूरी है। भारत में नियंत्रित है, ये कांग्रेसी झूठ बोलते रहते हैं। पूरी दुनिया के अंदर यही सवाल तो पूछा जा रहा है प्रदीप भंडारी। प्रदीप भंडारी, मैं हर चर्चा में यही सवाल बार बार पूछ रहा हूं कि कहीं सिर्फ 29 अप्रैल तक दाम नहीं बढ़ेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। क्योंकि युद्ध जिस तरीके से चल रहा है, 1 महीना और इसी तरीके से चलेगा ऐसा फिलहाल तो नजर आ रहा है। तो ऐसा ना हो कि 29 अप्रैल के बाद कुछ और स्थिति पैदा हो दामों को लेकर। साहिल भाई, आप ये नहीं होना मत लीजिए। ये मोदी जी की सरकार है। ये जो है आम आदमी के ऊपर कांग्रेस जैसे जो है, जैसे कांग्रेस ने हिमाचल के ऊपर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए, यहाँ पे नहीं होने वाले। ये जनता विरोधी लोग हैं। हिमाचल में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गांधी वाड्रा परिवार में करप्शन पहुंचाने के लिए। जाके हिमाचल देखो, जहाँ पे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा है। सैयद आसिफ रिजवी, जरा दोनों को शांत करिए, क्योंकि अब ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी। जब तक चुनाव है तब तक ये लड़ाई भी इसी तरीके से चलती रहेगी। उसके बाद भी हमें कई सवालों के जवाब चाहिए। सैयद आसिफ रिजवी, 3 चीजें खास करके जिसका जिक्र मैंने भी किया था। 60 देशों की बैठक हुई, उस बैठक में साफ शब्दों में कहा गया कि जिस तरीके से ईरान ने पहली बार, अब तक क्राइसिस हुआ नहीं है ऐसा नहीं हुआ, लेकिन पहली बार स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने की कोशिश की गई ईरान की तरफ से और स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया गया। उसके बाद 60 देश सामने आकर कह रहे हैं कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को बंधक बनाने की कोशिश ईरान की तरफ से हो रही है। युद्ध जो चल रहा है अमेरिका के साथ, युद्ध हो रहा है इजराइल के साथ में, और भुगतना पड़ रहा है पूरी दुनिया को। कैसे रोकेंगे इसको? जी साहिल जी, बहुत शुक्रिया। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, बताइए। जी, पहले तो मैं ये जो 2 भाई आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, मैं इस पे कहूंगा कि देखिए, हमारी चाहे पक्ष पार्टी हो, रूलिंग पार्टी हो, अपोजिशन हो, चाहे सत्ताधारी पार्टी हो, चाहे अपोजिशन हो, हम किसी को कम नहीं समझना चाहिए। दोनों की अपनी अपनी आवाज है और दोनों का एक बहुत अहम रोल है मुल्क को चलाने में, किसी कंट्री को चलाने में। दोनों का एक बहुत अहम रोल होता है, बहुत अहम किरदार होता है। लिहाजा मैं ये कहूंगा कि एज ए इंडियन मैं भी एक सिंगल वोट का हक रखता हूँ। ये कहूंगा कि हमें चाहिए अपनी कूटनीति, अपनी फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस बनाए रखें। किससे हम तेल लें, किससे ना लें, किसी के डिक्टेट पे करने पे हम ना चले। और मेरी नजर में ये बहुत अच्छा मौका है। देखिए, 47 साल से ईरान पे सैंक्शन
सैयद आसिफ रिजवी ईरान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शायद सिग्नल की तकलीफ यहां पर आ रही है। उनसे दोबारा हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अशोक सज्जनहार भी हमारे साथ में हैं। 3 कोशिशें अशोक जी यहां पर साफ नजर आती है, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, और एक बार फिर हम ग्राफिक्स के जरिए लोगों को बताना चाहेंगे कि हॉर्मुज खुलवाने के लिए एक तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बहरीन का प्रस्ताव आया हुआ है, जिस पर कल वोटिंग होगी। दूसरा, ब्रिटेन ने 60 देशों के साथ एक हॉर्मुज संकट के लिए जो मीटिंग की, उसका भी जिक्र हमने किया। इस वक्त एक बड़ी खबर भी आ रही है कि ईरान जंग के बावजूद भारत का 7वां टैंकर निकला। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान जंग के बावजूद भारत का 7वां टैंकर निकल चुका है। एक एक करके पिछले 2 हफ्ते में हम देख रहे हैं ये 7वां टैंकर निकल चुका है। एक और एलपीजी टैंकर भारत के लिए रवाना हो चुका है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर चुका है। तो एक और एक बड़ी कामयाबी, लेकिन उसके बावजूद भारत का यह कहना है कि बेरोक-टोक किसी भी तरीके से फ्रीडम ऑफ नेविगेशन स्टेट ऑफ हॉर्मुज के भीतर होना चाहिए। जो 60 देशों की बैठक हुई, उसमें भी भारत की तरफ से यह साफ शब्दों में कहा गया कि बेरोक-टोक। भारत की तरफ से विक्रम मिस्त्री, भारत के विदेश सचिव, इस बैठक में शामिल हुए थे और उन्होंने कहा कि बेरोक-टोक आवाजाही हो, किसी भी तरीके से फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। और उसके बाद जो बातें कही गई वो भी हमने रखा है। पीछे से ग्रीन आशा और ये 7वां टैंकर यहां पर निकल चुका है। लेकिन अशोक सज्जनार जी, 3 कोशिशें यहां पर बहरीन की तरफ से यूएनएससी में जो प्रस्ताव लाया गया है, और कहा गया है कि अब जोर जबरदस्ती से क्यों ना हो, बल का प्रयोग करके क्यों ना हो, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दे, क्योंकि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं सदमे में आ गई है इस पूरे स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की वजह से। दूसरी कोशिश ब्रिटेन की तरफ से, 60 देश साथ में, भारत भी उसमें साथ में नजर आ रहा है। कौन सी कोशिश आपको लगती है कि जो सफल साबित हो सकती है? क्योंकि इन सभी कोशिशों में वो लोग नहीं है कि जो दरअसल युद्ध में शामिल है। अमेरिका भी नहीं है, इजराइल भी नहीं है, और ना ईरान उसमें शामिल है। अमेरिका पहले ही कह चुका है कि जिसको खोलना है वो खोल के दिखा दीजिए, हमारा उससे कोई लेना देना है नहीं। क्या आपको लगता है कि ये दोनों में से कोई भी कोशिश कामयाब हो पाएगी? जी, बहुत धन्यवाद साहिल जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, मेरे विचार से कोशिश हर तरीके से करनी चाहिए, ये नहीं जो अगर एक ही पर हम अपना पूरा जोर लगा कर रखें। इसलिए आपने देखा है, भारत ने, चाहे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के हम मेंबर नहीं हैं, परंतु इसके बारे में चर्चा हुई थी यूएन जनरल असेंबली में, भारत ने उसमें बहुत जोर से हिस्सा लिया। इसमें भी हमने जो 60 देश हैं जो सम्मिलित हुए, उनकी बातचीत हुई। देखिए, हमारा पक्ष हमेशा से यही रहा है, और हम केवल इन 2 के ऊपर नहीं निर्भर कर रहे हैं। हम अपनी बायलैटरल डिप्लोमेसी ईरान के साथ जो है उसको भी हम कारगर कर रहे हैं। इसीलिए जैसे आपने बताया अभी, जो हमारा 7वां टैंकर वहां से निकल कर आया है, हम वहां के और जो देश हैं उन सभी से बात कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं जो इस सभी मसले का हल जो भी है आप बातचीत से करिए, डायलॉग डिप्लोमेसी से करिए, और युद्ध से किसी भी हल का, किसी भी मसले का समाधान नहीं निकल सकता है। ये हमारी पॉलिसी है, इसी पॉलिसी को हम लेकर चल रहे हैं, और हम हर एक देश से बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं जो केवल अमेरिका से बात करें। अमेरिका से के राष्ट्रपति से भी हमारी बात हुई, इजराइल के प्रधानमंत्री से बात हुई, ईरान के राष्ट्रपति से 2 बारी हमारी बातचीत हुई, उनके विदेश मंत्री से बहुत बारी बातचीत हुई, और जो भी खाड़ी के देश हैं उन सब से भी बात हुई। यहां तक कि साहिल जी, जो उस क्षेत्र के बाहर के देश हैं, चाहे वो फ्रांस के राष्ट्रपति हो, मलेशिया के प्रधानमंत्री हो, वगैरह वगैरह, सबसे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो संकट है, ये जो आपदा है, ये एक देश के लिए नहीं है, एक क्षेत्र के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है। दूसरी बात देखिए, मैं इसमें ये कह दूं, चाहे अगर ये संकट खत्म हो जाए, सीज फायर हो जाए, लड़ाई थोड़ी देर, इसका जो प्रभाव है ये आगे तक चलता रहेगा। तो इसीलिए किसी को भी ये नहीं कहना चाहिए जो ये जब तक इलेक्शन हो रहे हैं ऐसा है। ये पूरा जो दिक्कत है ये पूरे विश्व के लिए आगे चलती रहेगी। आपने देखा है कतर में जहां पर वो हानि पहुंची है, सऊदी अरेबिया में जो हानि पहुंची है, उनको ठीक करने में, अपनी पुरानी क्षमता में लाने में बहुत साल लग जाएंगे। तो इसीलिए पूरे देश को ये समझकर चलना चाहिए, और मेरे विचार से यही प्रधानमंत्री का कहने का तात्पर्य था, जो हमको अपनी कमर कसनी चाहिए, और ये जो है पूरे विश्व के लिए संकट है, साथ में मिलकर हमें इससे जूझना चाहिए। ताल जी, लेकिन अशोक जी, आज की स्थिति में पूरी दुनिया इस बात को लेकर लगी हुई, क्योंकि अब
जिनका युद्ध चल रहा है, ना अमेरिका मान रहा है ना इजराइल मान रहा है, और ईरान ने तो साफ कह दिया है कि हम तो लंबी लड़ाई करने के लिए तैयार है, हम हार नहीं मानेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगले 2-3 हफ्ते इसी तरीके से हम वार करते रहेंगे। इजराइल कह रहे हैं कि 50% तक हमने हासिल कर लिया जो हमें हासिल करना था, अब भी कई सारा चीज बाकी है। ऐसे में युद्ध तो खत्म नहीं होगा, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया लामबंद हो गई है। यूरोपियन कंट्रीज साथ में आकर खड़ी है, वो अमेरिका के साथ खड़े नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों बंद कर रहा है। इसीलिए मैंने जिक्र किया ना, जो 60 देश साथ में आए वो कह रहे हैं कि या तो कूटनीति से सुलझाइए वरना हमें सुरक्षा प्रदान करनी पड़ेगी। बहरीन भी यही कहने की कोशिश कर रहा है कि सुरक्षा मुहैया कराइए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलाइए, क्योंकि उसके वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर उसका असर हो रहा है। इसमें से कौन सी पहल सही साबित हो सकती है? क्या आपको लगता है कि ईरान रिस्पॉन्ड करेगा? क्योंकि पहली बार अब ईरान कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो हमारा है, अब तो हम अपने तरीके से इसको चलाएंगे, हम जब चाहे तब उसको बंद कर सकते हैं। नहीं, ये जो ईरान कह रहा है मेरे ख्याल से, देखिए एक तो वहां पर एक बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो आ गया है वहां पर, क्योंकि जो टॉप लीडरशिप है उन सबको खत्म कर दिया गया है। वहां पर जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है उसका जो लीडरशिप है वो वहां पर आ गया है। इसीलिए आप देख रहे हैं वहां से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं साहिल जी, वो बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट है और बहुत ही अनकॉम्प्रोमाइजिंग है। और वो यही कह रही हैं जो हम तो जो जैसे अपने आप चाहते हैं। देखिए ऐसा है, ईरान को भी बहुत क्षति पहुंची है, ये बात नहीं है जो ईरान बिल्कुल उसके ऊपर जो पिछले 30-35 दिन से हमले हो रहे हैं वो उससे बचा हुआ है। उसके ऊपर बहुत हमले हुए हैं, उसको बहुत हानि पहुंची है, क्षति पहुंची है। जब अगर ये युद्ध खत्म होगा उसको भी ठीक होने में, अपने को संभालने में उसको भी बहुत वर्ष लगेंगे। ऐसी बात नहीं है जो वो एकदम बिल्कुल से ठीक उसमें है, परंतु जो अंतरराष्ट्रीय कानून है जिसे कहा जाता है यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी 1982 के अंतर्गत, ये बिल्कुल ईरान का क्षेत्र नहीं है, ये ईरान का अपना टेरिटोरियल वाटर नहीं है, ये इंटरनेशनल वाटर है। और इसीलिए क्योंकि ये पूरे विश्व का, जैसे अगर आप देख लीजिएगा मलक्का स्ट्रेट है वो पूरे विश्व का स्ट्रेट है, और जो बहुत सारे चोक पॉइंट्स हैं उसमें इंटरनेशनल वाटर्स हैं, दे आर कॉल्ड द। लेकिन यही तो बात उठाई जा रही है कि एक तरफ तो इंटरनेशनल कानून का पालन करने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ ईरान जैसे राष्ट्रों ने लेके रखी है, क्योंकि दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन किए बिना जिस तरीके से ईरान पर हमले हुए हैं उसको लेकर भी तो सवाल उठाए जा रहे हैं। और उसको जवाब देने के लिए पहली बार ईरान ने यह किया होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही बंद कर दिया। क्या असर हो सकता है वो भी उन्होंने दिखा दिया। एक बार दिखा देते हैं कि भारत सरकार की तरफ से क्या पहल की जा रही है, और उसके बाद मैं आशुतोष के पास चलूंगा, क्योंकि इसको लेकर भी काफी राजनीति हो रही है। स्थिति ऐसी पैदा हुई है कि क्या इसमें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को ज्यादा जरूर ध्यान देना जरूरी होगा या इंटरनेशनल लेवल पे अलग तरीके से राजनीति होगी। पहली पहल, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर एक तरफ फ्रांस और यूएई के साथ मिलकर यूएनएससी वाले प्रस्ताव को थोड़ा नरम कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रस्ताव का विरोध रशिया या चीन से हो सकता है यह माना जा रहा है, और इसके लिए उनके तरफ से यह पहल चल रही है ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला जा सके। बहरीन की तरफ से यह प्रस्ताव लाया गया है। दूसरा, सैन्य कार्रवाई की जगह स्कॉट मिशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल अगर हो तो उसका फायदा होगा, यह भी कहा जा रहा है। तीसरा, यूएनएससी में गयाना, पनामा, सोमालिया, ये जो राष्ट्र है उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश भी भारत की तरफ से की जा रही है। न्यूयॉर्क में जो P5 देश है उनके नेताओं से भी बात की जा रही है, और उनके प्रतिनिधियों से एक अनौपचारिक बैठक की गई है। विशेष दूत तेहरान भेजा गया है, बेरोक-टोक तेल और गैस टैंकर वहां से निकल सके उसके लिए भी पहल की जा रही है। आशुतोष, आज की स्थिति में कोई भी इस सरकार में होता भारत में, क्योंकि पूरी दुनिया इससे जूझ रही है, आपने देखा कि यूके के प्रधानमंत्री ने क्या कहा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ ही हम 60 देश अलग से इस पर बातचीत करेंगे, भारत भी उसमें शामिल हुआ है। आपने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट भी सुना। ऐसी स्थिति में भारत सरकार की तरफ से ये जो पहल है उसको लेकर आपको क्या लगता है? नहीं देखिए साहिल, इसमें जो हार्मुज का सवाल है तो बात का सवाल है। असली सवाल इस बात को लेकर यह है कि भारत सरकार की विदेश नीति आज कहां पे खड़ी हुई है, यह प्रश्न है। कोई भी सरकार होती, मनमोहन सिंह की सरकार होती, वो भी इसी तरीके से अपने डिप्लोमेट्स के माध्यम से तमाम देशों से संपर्क करने की कोशिश करती, कोई भी सरकार होती करती। सिर्फ ये कहना कि सिर्फ मोदी सरकार के जमाने में हो रहा है, ऐसा गलत होगा। सवाल इस बात को लेकर यह है कि हमारा टैंकर वहां पे क्यों फंसा हुआ,
हम क्यों फंसे हुए हैं? इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि हमने इजराइल और अमेरिका के सामने अपने सारे अंडे उनके बास्केट में डाल दिए। सीधी सी बात है इस बात को लेकर। अन्यथा कोई कारण नहीं था कि चीन का टैंकर वहां नहीं फंस रहा, पाकिस्तान के टैंकर भी आसानी से निकल जाए, बल्कि पाकिस्तान के तो कुछ और भी देशों के जो टैंकर हैं उनपे पाकिस्तान का झंडा लगा। हमारा भी 7वां अवयव भी निकला है, थोड़ी देर पहले खबर आई थी आशुतोष। मैं उसी पे आ रहा हूं। हमारा भी तो निकला है। इस वक्त भी हमारे 18 टैंकर वहां फंसे हुए हैं और 10 टैंकर वो हैं जो भारत का कार्गो है लेकिन उनके ऊपर झंडे किसी और देश के हैं। प्रश्न इसी बात को लेकर है कि चीन का टैंकर नहीं रुक रहा तो हमारा टैंकर क्यों रुक रहा? क्योंकि हमने हमारी जो विदेश नीति थी हमने उसमें पूरी तरीके से बदलाव किया। हम उस देश के साथ खड़े हो गए जो अंतर्राष्ट्रीय कानून को नहीं मानता, जो यूनाइटेड नेशंस को नहीं मानता, जो नेटो को नहीं मानता, जो रूल बेस्ड सिस्टम को नहीं मानता, और एक तरफा वो वेनेजुएला में घुस जाता है, वहां के राष्ट्रपति को उठा के अरेस्ट कर लेता है, ईरान के अंदर जाता है और उनके सुप्रीम लीडर का कत्ल कर देता है। हमारी जो मॉरल लीडरशिप थी वो इस वक्त क्राइसिस में है। इसलिए हम वहां पे फंसे हुए दिखाई पड़ते हैं। अन्यथा ईरान हमारा सदियों का दोस्त है, कभी यह संकट नहीं आता। और जो लोग इस बात को नहीं समझते हैं उनको कम से कम इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारी, और एक बात और देख लीजिए, पाकिस्तान का भी आराम से निकल रहा है टैंकर, हमारा क्यों फंसा हुआ है? हमारे 18 टैंकर क्यों फंसे हुए अभी तक? हम इसी में खुश है कि 7 निकल गए। ये कोई खुशी की बात है? लेकिन दिक्कत यह हो रही है कि पाकिस्तान के भीतर 550 रुपए का डीजल का प्राइस हो चुका है आज की स्थिति में। देखिए उनका टैंकर निकल के कहां जा रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। साहिल, हमारी गैस की किल्लत वहां पर चल रही है। हमारी 4 दिन का वर्किंग डे करके रख दिया है, 3 दिन छुट्टी घर से काम करने के लिए। मैं आपकी राय से पूरी तरीके से सहमत हूं। क्या भारत को अपनी तुलना पाकिस्तान से करनी चाहिए या भारत को अपनी तुलना चीन से करनी चाहिए? अगर हम अपनी तुलना कुवैत से करने लगे, बहरीन से करने लगे, सऊदी अरबिया से करने लगे, पाकिस्तान से करने लगे, तब तो विश्व गुरु हो चुके। जिस तरीके से कोलैप्स होने के कगार पर आकर रुकी हुई है, जिस तरीके से बंधक बनाने की बात उसमें कही गई। साहिल, सैयद आसिफ रिजवी हमारे साथ ईरान से जुड़ रहे हैं। आशुतोष, थोड़ी देर पहले वो हमारे साथ में थे, उनका संपर्क टूट गया। हमें क्या अपनी तुलना चीन के साथ करनी चाहिए या अपनी तुलना पाकिस्तान के साथ करनी, पहले ये तय कर लेते हैं हमें। अगर हम पाकिस्तान से तुलना करना चाहते तो फिर विश्वगुरु का सपना छोड़ दीजिए। दूसरी बात, आज की तारीख में पाकिस्तान, आपने पाकिस्तान का नाम लिया, मैंने पाकिस्तान का जिक्र इसमें किया है। ठीक है, हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूं। प्रदीप भंडारी, एक मिनट, ईरान से प्रतिक्रिया लेंगे पड़ेंगे। आप अपनी तुलना कुवैत से करिए। ठीक है, सैयद आसिफ रिजवी, आप चर्चा यहां पर सुन रहे थे। कई लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से भारत का स्टैंड रहा और जिसकी वजह से ईरान भारत के जहाजों को नहीं छोड़ रहा है जबकि पाकिस्तान और चीन के जहाजों को छोड़ रहा है, क्या यह वास्तविकता है? क्या यह सही है? सबसे पहले नंबर 1। नंबर 2, होर्मुज को लेकर पूरी दुनिया आप कहने लगी है कि आप इस तरीके से दुनिया की अर्थव्यवस्था को बंधक बनाकर नहीं रख सकते। यह स्थिति में ईरान की स्थिति क्या रहेगी? देखिए, मैं कुछ देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था, लेकिन जहां तक मैं सुन पाया जी, आशुतोष सर की बात से मैं सहमत हूं किसी हद तक कि जो हमारी नीति होना चाहिए, हमारी कूटनीति, हमारी फॉरेन पॉलिसी, किसी के डिक्टेट करने पे नहीं चलना चाहिए। और जैसा कि मैं बात अधूरी रह गई थी, हमारी पार्टी जो रूलिंग पार्टी और अपोजिशन है इसका ख्याल रखते हैं और आइंदा भी रखेंगे। देखिए, होर्मुज बंद नहीं हुआ है, स्टेट ऑफ होर्मुज स्मार्ट कंट्रोल हो रहा है। पहले बात तो हमको ये समझना चाहिए कायदे से, और वजह यह है कि इस वक्त स्लोली चल रहा है। वजह यह है कि स्लो पास मिल रहा है, धीरे धीरे पास मिल रहा है। जैसा कि खुद प्रधान, देखिए पहले तो मैं हिंदुस्तान के, भारत के संदर्भ में ये कहूंगा कि ईरान की और भारत के बहुत अच्छे रिलेशन है और थे। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री आए थे ईरान और उन्होंने कहा था कि हमारी जो हिस्ट्री से भी पुरानी हमारी आपसी मेलजोल है। और इसी तरह से मुझे ये कहना पड़ता है कि हमें चाहिए कि हम इसको रखें, उसको स्ट्रॉन्गेस्ट जो है इसका साथ दें और अमल में भी इसको अपने साथ रखें। आप जो कह रहे हैं सैयद आसिफ रिजवी कि होर्मुज बंद नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया को कुछ और लगता है। अभी भी 200 जहाज वहां पर फंसे हुए हैं, ईरान की इजाजत लेकर ही वहां से जहाज जा पा रहे हैं। ये स्थिति पहले नहीं थी। और पूरी दुनिया 60 देशों की मीटिंग हुई कल। उस मीटिंग के बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट निकाला गया उसमें कहा गया कि स्टेट ऑफ होर्मुज से बेरोक-टोक बातचीत नहीं हो रही है, वहां से आवाजाही बेरोक-टोक नहीं हो रही है। दुनिया की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से बंधक बनाने की कोशिश हो रही है, इसीलिए कहा जा रहा है कि स्टेट ऑफ होर्मुज बंद है। क्या यह खोला जाएगा? जी, तो मुझे कहना पड़ता है ना, इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि ये ग्लोबल क्राइसिस जो है किसकी वजह से खड़ा हुआ है। हम पहले मरहले में जो सबसे पहले आएंगे, जिसने इस
ग्लोबल क्राइसिस को क्रिएट किया है, जिसने इस युद्ध को शुरू किया है, उसको चाहिए पहले हम जो है उसकी निंदा करें, चाहे कि उसको कहें कि भाई आपकी वजह से ये मुश्किलात खड़ी हुई है। क्या इससे पहले कभी बंद हुआ था? जैसा कि आपने कहा, इससे पहले नहीं हुआ था। यहाँ तक कि जो पिछली 12 दिन की जो जंग थी, उसमें भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं किया ईरान ने, जबकि ईरान बार बार कह रहा था कि देखो नहीं करो, हमारे साथ युद्ध में ना हो, इस तरह से युद्ध ना हो, क्योंकि इसका जो है खमियाजा पूरी इकोनॉमिकली में पड़ना पड़ेगा। वजह यही थी कि कुल मिलाकर अमेरिका ने ईरान का गला दबाने की कोशिश की, तो ईरान ने पूरी दुनिया की नाक बंद करने की कोशिश की है। उनको पता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की नाक है, क्योंकि दुनिया में खास करके यूरोपियन और एशियन कंट्रीज में ज्यादा तेल और गैस का सप्लाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर कर ही आता है, और ईरान का पास मिलेगा तभी वो जा पाएगा। और इसीलिए पूरी दुनिया के तरफ से कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया जाए, युद्ध का परिणाम जो चाहे। ऐसे में भारत की भी पहल इसी तरीके से देखी जा रही है और इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।